जय हिंद साथियों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल माई डॉलर क्रिएशन में। दोस्तों, आपको अपने चैनल में मिलेंगे इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों से संबंधित वीडियोस जो कि प्रतिदिन आपको चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज है आपका महाजनपदों का उदय, राजनीतिक दशा एवं इतिहास। और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। तो इसके पहले की जो दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, आपको क्या नाम होते चैनल में मिल जाएंगे, अपलोड है। और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, कल के जो प्रश्न हम लोगों ने जहाँ पर ख़त्म किए थे उसके आगे के प्रश्न करते हैं और आज इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। कल से दूसरा जो नया चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो उसी क्रम में पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? मतलब गणतंत्रात्मक, जैसे भारत अपना गणतंत्र है, यहाँ पे अपना लिखित संविधान है, उसी प्रकार जब ईसा की 6ठी शताब्दी थी तब वहाँ पे ऐसा कौन सा जो संघ था या ऐसा कौन सा जनपद था जो गणतंत्र था? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र? तो जो वैशाली था वही वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वैशाली था उसमें लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संधि में सर्वप्रथम यानी सर्वप्रमुख थे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, दीपवंश या त्रिपिटक? तो जो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है वो क्या करता है? 16 महाजनपदों की व्याख्या करता है। 16 जनपद आपके इस प्रकार हैं: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो जो 16 महाजनपद है वो बौद्ध धर्म में कौन बताता है? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म में कौन बताता है? आपको भगवती सूत्र बताता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र या मथुरा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अहिछत्र। क्या हो जाएगा? अहिछत्र हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिली थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन यानी जो भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था वहाँ पे मथुरा में शासन करता था, वो सूरसेन कहलाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? देखिए, अभी मैंने बताया वत्स, काशी या सूरसेन। तो जो सूरसेन हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरसेन जो थी वो किसकी थी? मथुरा की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मथुरा की राजधानी थी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला और पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, राजगृह या चंपा? तो दोस्तों, जो मगध था वो सबसे जो क्या नाम है सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आप कह सकते राजवंश था। और मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। तो ये इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्रथम और प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यहाँ पर आपका हो जाएगा राजगृह। राजगृह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला और छठवां प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो जो प्राचीन श्रावस्ती है उसका जो आकार था वो आपका कैसा है? अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार, यानी बी ऑप्शन सही है। और इसकी जो पहचान थी वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महत नामक स्थान पर की थी। तो वहाँ का जो खुदाई पर जो विन्यास मिला है वो कैसा? अर्धचंद्राकार है। तो इसलिए बताया गया कि जो प्राचीन श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार। अगर कहें कि श्रावस्ती नगर की जो खुदाई की थी वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और कब करवाई थी? 1861 में।
तो अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त? तो ये हो जाएगा आपका हर्यक। क्या हो जाएगा? हर्यक। और जो क्या नाम बोलते हैं, मगध का शासक जो अजातशत्रु था, अपने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके क्या कैसे बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो देखिए, जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अजातशत्रु। मतलब इसने अपने पिता की हत्या की और इसके पुत्र ने इसे ही मार डाला था। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो नवा प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक था कौन? महापद्मनंद, धनानंद, नंदीवर्धन या महानंदेन? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो सही होगा महापद्मनंद। कौन हो जाएगा? महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है नंद वंश के संस्थापक कहलाए जाते हैं। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद अथवा उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरोप परशुराम भी कहा गया है। अपरोप परशुराम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। तो आपका अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। कह रहा है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। तो अभी मैंने बताया अपरो परशुराम के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? महापद्मनंद को जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मगध में नंद वंश की स्थापना थी वो शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी और नंद वंश का अंत कर दिया था। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके पश्चात शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश आदि ने शासन किया। तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंद्रप्रद्युम्न, प्रसेनजीत या उदयन? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध का के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य था वो जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रद्युम्न की राज्य में चिकित्सा के लिए भेजा था। ये मैंने कल भी बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिंबिसार और उसने इलाज किसका किया था? चंद्रप्रद्युम्न का। किसका किया था? चंद्रप्रद्युम्न का क्या किया था? इलाज किया था। लेकिन आंसर इसका बिंबिसार ही होगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो जो आपका कालपी नगर है वो है यमुना नदी के किनारे स्थित, और कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी और समय के साथ इसका नाम संक्षिप्त होता गया और 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। तो आज बस यहीं तक, और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।